Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू हर्षिता मैशेस साइकोलॉजी एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट. सो इट विल बी अ वेरी स्मॉल वेरी शॉर्ट क्लास. और उससे पहले हम क्या देख लेते हैं. उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो तो वी विल बी कंप्लीटिंग योर कंप्लीट पेपर टू साइकोलॉजी हियर ऑन दिस यूट्यूब. पूरा आपको मैं फ्री में सब कुछ करवाने वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द क्लासेस, फॉर द नोट्स, फॉर द क्वेश्चंस, फॉर द मॉक. ऑलराइट, वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस ऑन यूट्यूब. अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना. मेरी तरफ से जो भी अपडेट्स रहते हैं, आपको जो नोट्स मिलते हैं, वो सब आपको यहीं पे मिलते हैं. तो प्लीज इसको जाके क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग ये कंफ्यूजन में नहीं रखे अच्छा आज क्लास आई नहीं आई, नोट्स कहाँ से मिलेंगे. क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं फिर कि भाई नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है. जाओ तो सही इस पे. चलिए, ये आपको क्लासेस का पता है. चैनल पे जाओगे ना तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 1 की, यूनिट 3 की और यूनिट 2 की और यूनिट 3 की बनी हुई है. तो आप जाके स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम क्लास 1. चलिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम कर रहे थे और आज हम देखने वाले प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. वैसे तो हम इसकी सारी चीजें ऑलमोस्ट देख चुके हैं. एक कॉन्सेप्ट अपना बचा है जो आज हम कवर करेंगे. सबसे पहले एक तो ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं. हम सोचते हैं कि ओके आई हैव टू मेक अ क्वेश्चनर ऑन डिप्रेशन. मुझे डिप्रेशन पे क्वेश्चनर बनाना है, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चनर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो देखूंगी. फिर मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगी बहुत सारा. ये सारी चीजें मैं करती हूँ. समझ में आया? तो ये सब करके फिर मैंने क्या करती हूँ, मैं आइटम्स लिखना शुरू करूंगी. मैंने पूरा अपना रिसर्च कर लिया है, मैंने टेस्ट देख लिए हैं, मैंने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है. मेरे पास जो जो उसका कंटेंट निकल के आ रहा था उनके बेसिस पे मैंने आइटम्स तैयार कर लिए. तो आई हैव रिटन सम आइटम्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं. तो सेकंड स्टेप वुड बी राइटिंग आइटम्स फॉर द टेस्ट. अब जो आपने क्वेश्चंस बनाए, जो आपने आइटम्स लिखे, आप क्या करते हैं, उनका प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. इसका मतलब आप उसको पॉपुलेशन पे लगाने से पहले कि आप उसको मार्केट में निकाल दे कि चलिए भाई दिस इज माय टेस्ट हर्षिता डिप्रेशन इन्वेंट्री और अब चलो डिप्रेशन ना आपको, ऐसा नहीं करेंगे हम. उससे पहले हम इसको एक सैंपल पे टेस्ट करेंगे. हम कुछ लोग लेंगे, उसके ऊपर इसको टेस्ट करेंगे कि कुछ सही भी हमने किया है या नहीं किया है, कुछ ऐसा टाइम पास कर दिया है हमने. अब अगर आपने चैट जीपीटी से बनवाया होगा तो कैसे आपका सारी चीजें आगे हो पाएगी. वही है ना, तो वो चीज चेक करने के लिए. तो प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं. हम लोगों को लेके आते हैं, 1000 2000 लोगों को बिठाते हैं और उनको करते हैं कि भाई आप करिए. ये करते हैं. ये क्यों करते हैं हम? हमको रिलायबिलिटी चेक करनी है, हमको वैलिडिटी चेक करनी है, हमको ये चेक करना है कि हमारे जो आइटम है वो क्या डिफिकल्टी मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. ये सब चीजें हमको देखनी है हमारे आइटम के अंदर. तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन सबको देखे बिना हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते. हम लोगों के ऊपर इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसको पॉपुलेशन के ऊपर, जब तक हम ये सब चीजें नहीं देख लेते हैं. इस वजह से हम प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, बार बार आप टेस्ट करते हैं जब तक आप एक उस पर नहीं पहुंच जाए कि हाँ अब सही है. क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो हमें हटाना चाहिए. कोई बहुत इजी क्वेश्चन है तो हटा दो, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हटाना पड़ेगा. ये आइटम डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा है तो कोई काम का नहीं है. गैसिंग एबिलिटी नहीं है, हटाओ. हम पढ़ के आए हैं आईआरटी में आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें 3 पैरामीटर्स पढ़े थे, डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन और आपका गैसिंग रूल. ये तीनों चीजें हमारे आइटम में होनी चाहिए. कैसे पता चलेगा? प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करके पता चलेगा. इसके बाद हम क्या करते हैं, आइटम एनालिसिस करते हैं. आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, इनका मतलब मैंने आपको समझाया था. कब समझाया था? इनका मतलब मैंने आपको समझाया था आपके आईआरटी के टाइम पे, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था. आज पर हम इनको डिटेल में देखेंगे, इनकी कुछ चीजें और हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे. इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है. इट मीन्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मेजर की जाती है आपके टेस्ट की. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं किया है तो जाके क्लासेस में रिवाइज करके. फिर है नॉर्म्स. ये सब करने के बाद हम नॉर्म्स बनाते हैं. हमारे पास जो हमने एडमिनिस्टर किया था, हमने बहुत एक अच्छी पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर किया है, बहुत अच्छे सैंपल पे एडमिनिस्टर किया है. वहां से हमारे पास कुछ स्कोर्स आए, हाई, लो, मीडियम, मॉडरेट, ऐसा. उनके बेसिस पे नॉर्मिंग होती है, उनके बेसिस पे नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं
उनके बेसिस पे आपका जो स्कोरिंग की होती है ना वो तैयार की जाती है कि मेल्स के लिए आपने देखा होगा कि मेल्स के लिए ये स्कोर बेटर है। अगर वही सेम स्कोर फीमेल्स में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर ये स्कोर फीमेल के लिए ओके है बट वो मेल के लिए ओके नहीं है, इतना स्कोर आएगा तो हम कहेंगे नॉर्मल है, इतना स्कोर आएगा तो लो है, इतना स्कोर कहेंगे तो हाई है कोई चीज। वो सब कहाँ से आता है? वो सब इस नॉर्मिंग से आता है। ये जो हमने इनिशियली एडमिनिस्ट्रेशन किए हैं ना, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम नॉर्म्स तैयार करते हैं, वहां से हम स्कोरिंग की तैयार करते हैं। तो नॉर्म्स बनाए जाते हैं और उसके बाद बेसिकली इसका पब्लिकेशन या प्रिपरेशन होती है मैनुअल की। मैनुअल देखिए आप सभी लोगों ने, टेस्ट आप लोगों ने किए होंगे कॉलेजेस में, तो वहां पे मैनुअल होती है जिसके अंदर सभी चीजें लिखी हुई होती है। वो कब बनती है? वो लास्ट में बनती है जब आप पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने टेस्ट को, यार पब्लिशिंग योर टेस्ट। तो आज हम क्या देखते हैं, हम थोड़ा सा आइटम एनालिसिस को देखते हैं, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, आइटम डिफिकल्टी क्या होती है? आइटम डिफिकल्टी बेसिकली ये बताता है कि आपका आइटम कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है। सिंपल। अब तो इससे हमें कैसे पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को या उस आइटम को करेक्टली आंसर किया है। अगर ज्यादा लोगों ने आंसर किया इट मीन्स आइटम ठीक है, या अगर सभी ने कर दिया है तो आइटम इजी है, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आइटम डिफिकल्ट है। बट अगर मॉडरेट लेवल पे लोग कर पा रहे हैं तो इट मीन्स एक आइटम करेक्ट है, कि कुछ लोग करेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, गुड, वी हैव डन जस्टिस विद द आइटम। बट वही चीज अगर कम हो ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइटम डिफिकल्टी मेजर करते हैं कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है या क्वेश्चन कितना इजी है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आइटम भी नहीं होना चाहिए कोई कर ही नहीं पा रहा है, कोई सेंस नहीं है फिर उसका। अगर कोई किसी क्वेश्चन को कर ही नहीं पा रहा है तो उसको रखने का क्या मतलब है? 100 लोगों को लिया, 100 में से एक भी नहीं कर पा रहा, तो हमको ये वो वाला कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है आपका। हम यहाँ पे क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में हम कंपटीशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो आइटम्स कैसे होने चाहिए? आइटम्स ऐसे होने चाहिए जो बेसिकली एक मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी शो करते हैं। इसको आप किससे डिनोट करते हैं? आप पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पी क्या करता है? पी जो है वो डिनोट करता है आइटम डिफिकल्टी। इसका रेंज क्या होता है? 0 to 1 के बीच में इसकी रेंज होती है। अब 0 से 1 के बीच में, जितना 1 की तरफ जाएगा उतना ही आइटम इजी होता जाएगा, जितना 0 की तरफ बढ़ेगा उतना आइटम डिफिकल्ट होगा। तभी तो 0.70 का आइटम जो है वो इजी है, 0.29 का आइटम और लेस देन 0.29 का आइटम डिफिकल्ट है। तो एक मॉडरेट और एकदम अच्छा आइटम क्या है? जो 0.30 से 0.70 के बीच में होता है, तब तक आपका आइटम बहुत बढ़िया है। इसको हम आइटम पास प्रपोर्शन भी कहते हैं, इसको हम इजीनेस इंडेक्स भी कहते हैं। ईज इंडेक्स में इजीनेस इंडेक्स, इसको ये दोनों नामों से आप इसको जानते हैं ना। अब इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने कब किया था? हमने आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी के टाइम पे भी किया है। The number of students with the correct answers and total number of students who attempted the question. So let's say you have a sample of 100. आपके पास 100 लोग हैं जिनके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन टेस्ट किया है, और उसमें से कितने लोग इसको आंसर कर पाए? इसको आंसर कर पाए हैं सिर्फ, अच्छा इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा आपके पास। इसको आंसर कर पाए 80 लोग, 80 अपॉन 100 0.80 आ रहा है। अब 0.80 का मतलब तो ये तो काफी इजी आइटम हो गया। क्या मुझे इस आइटम को रखना चाहिए? मुझे इस आइटम को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी आंसर कर पा रहे हैं, फिर तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ है। इतना इजी आइटम तो हमको हमारे स्केल पे नहीं चाहिए, तो इट मीन्स वी विल रिमूव दिस आइटम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, अब लेट्स से 100 में से 100 ने किया था, इस वजह से हम यहाँ पे कर देते हैं। हो सकता है 70 ही लोगों ने किया हो, लेट्स से मे बी 70 हैव आंसर्ड इट आउट ऑफ 6 और 60 का करेक्ट हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? 60 आउट ऑफ 70 का निकालेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट आ रहा है। तो इस तरीके से
हम देखते हैं एंड इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 100 अगर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट इसको फिर करना। दिस इज योर आइटम डिफिकल्टी। अब आइटम एनालिसिस के अंदर एक चीज और आती है आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है आपके हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स के बीच में। देखो आपके पास हर टाइप का क्वेश्चन होता है एग्जाम में, मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट। आपने नेट के एग्जाम भी किसी ने दिया है, आप कहीं पे भी एग्जाम्स आपने दिए, वहां पे आप देखेंगे सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब लोग आंसर कर पाते हैं, हर बच्चा जो बैठा है ना वो आंसर कर रहा है कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसकी है, तो सब बता देंगे कि फ्लूइड की थ्योरी है। बहुत ही रेयर कोई बच्चा होगा जो नहीं बता पाएगा। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजी का नेट देने आए हो, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि ये साइकोडायनेमिक अप्रोच किसका है। आप बहुत क्लियरली बता देंगे कि चलो इट इज ऑफ फ्लूइड। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बच्चा नहीं कर पाता है, वो वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा हो। अब अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाके उसने पढ़ा है, रात दिन एक करके पढ़ाई की है, ये तो पढ़ाई पढ़ा, इसके साथ में 10 किताबें और अलग से पढ़ रहा है, सब करा है, और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे लेवल का कोई क्वेश्चन आपको देता है, इसके बारे में बहुत से बच्चों ने तो सुना ही नहीं हो, बट कुछ बच्चे जो उसको आंसर कर पा रहे, ऐसा क्यों? अब चांसेस ये है कि उन बच्चों का जो स्कोर होगा वो हाई होगा कंपैरेटिवली उनका जो एक बहुत इजी आइटम को स्कोर कर रहा है। सही है। तो हमारे पास एग्जाम के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए होते हैं बिटवीन दी हाई स्कोरर्स एंड लो स्कोरर्स। वो क्वेश्चन उन्हीं का सही होगा, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो मोस्टली चांस ज्यादा है कि उन्हीं का सही हो जिनके स्कोर भी हाई है। अगर कोई 260 270 नंबर लेके आ रहा है तो उसका वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है कंपेयर टू उनसे जो 150 या 150 120 180 के पास नंबर लेके आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये आइटम्स कैसे हैं, ये आइटम्स है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन जो हाई स्कोर करते हैं जो लो स्कोर करते हैं। और इन्हीं के लिए हम ये हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स के लिए ही क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम क्या डालते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस उसमें डालते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, आप आइटम डिस्क्रिमिनेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इसकी रेंज होती है -1 से +1 के बीच में, और किसके थ्रू, आइटम टोटल कोरिलेशन और आइटम क्राइटेरिया कोरिलेशन में भी क्या लगता है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन ही है, याद रखना। अब इसका कुछ फॉर्मूला होते हैं, हम एक फॉर्मूला आज देखेंगे, और मतलब आपको वही पूछते हैं, अपने को वही पढ़ना है, बट ये अलग अलग तरीकों से मेजर किया जा सकता है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन टी टेस्ट से मेजर किया जा सकता है, काय स्क्वायर से मेजर किया जा सकता है, पॉइंट बाई सीरियल से मेजर किया जा सकता है, और पाई कोएफिशिएंट से मेजर किया जा सकता है। इन चारों मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन को मेजर कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, जो फॉर्मूला मोस्टली आप अपने स्टैट्स में भी पढ़ते हैं, कहाँ पे, जब आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी होगी, अगर आपको पढ़ाई गई होती होगी तो आपने पढ़ी होगी। इट इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन काय स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आंसर्ड करेक्टली RH, और यहाँ पे RL। ये RH क्या है, ये हाई स्कोरर्स, ये हाई स्कोर ग्रुप है, और ये लो स्कोर ग्रुप है। अब आपके पास कोई आइटम है, ऐसे, अब आपके पास कोई क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। कुछ आपके पास बच्चे होंगे जिन्होंने हाई स्कोर किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने लो स्कोर किया होगा। अब एक आइटम को हम देखेंगे कि जो मेरा हाई स्कोर का ग्रुप है ना, जो हाई स्कोरर्स का ग्रुप है, उनमें से कितने लोगों ने इस आंसर को करेक्ट किया है, उसको माइनस करेंगे कितनों से, जिन्होंने उस आंसर को करेक्ट किया इन द लो स्कोरर ग्रुप। अब किसी को 270 आ रहे हैं और किसी को 180 आ रहे हैं, तो बहुत से बच्चे 270 वाले में से होंगे जिन्होंने इस आइटम को करेक्ट किया होगा,
और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस 180 वाले उसमें जिन्होंने इस आइटम को करेक्ट किया होगा, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ हाई स्कोरर से कर सकते हैं, जिनका स्कोर थोड़ा कम है वो भी उसको करेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मे भी गैस करके कर दिया होगा, या मे भी उन्होंने पढ़ा होगा कहीं पर, उनको आता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने करेक्ट किया और यहाँ पे कितने लोगों ने करेक्ट, इसको माइनस करते हैं हाफ टी से। टी क्या है आपका, आर एच प्लस आर एल, योर हाई स्कोरर्स का ग्रुप और योर लो स्कोरर्स का ग्रुप को प्लस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है आपका टी, दैट इज टोटल। पर ये आर एच और आर एल क्या हम पूरा लेते हैं? इफ यू हैव 200 लेट्स से 200 पार्टिसिपेंट्स, तो क्या हम 200 पूरा लेते हैं? नहीं, हम 200 का 27% लेते हैं फ्रॉम योर हायर ग्रुप और 27% ऑफ लोअर ग्रुप, लो स्कोरर्स एंड हाई स्कोरर्स। जितने भी हाई स्कोरर्स हैं उसमें से 24 और लोअर में से 24, इस तरीके से हम देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके उसके थ्रू हम देखते हैं। लेट्स से यू हैव 200 पार्टिसिपेंट्स और परसेंटेज लेते हैं 27 का, ये लो स्कोरर्स है आपके, और हम लेते हैं पी 73, पी 73 मतलब 100 से, तो हाई स्कोरर्स, और पी 27 यानी शुरू से, मतलब इनिशियली जो लो स्कोरर्स इसमें से। ले अपन 27% ही ले रहे हैं, तो 200 में से लो स्कोरर्स का 27% और हाई स्कोरर्स का 27%, तो लेट्स से इट कम्स आउट एज 40। लो स्कोरर में से कितने लोगों ने सही किया? 40 करेक्ट, 40 लोगों ने सही किया। वहीं हाई स्कोरर्स में से कितनों ने किया? लेट्स से 20 ने उसको सही किया। अच्छा एक चीज और, अब 200 का 27% आप निकालोगे तो 200 का 27% कितना होता है? होता है 54। तो ये 54 बच्चे और ये 54 बच्चे, आर एल इज 54, आर एच इज ऑल्सो 54, क्योंकि 200 का 27% अपने पास क्या निकल के आएगा? 54 निकल के आएगा। तो आर एच और आर एल क्या है? 54। अब लो स्कोरर्स में से कितनों ने सही किया? 40 लोगों ने। आउट ऑफ दिस 54, 40 हैव करेक्ट, have marked the correct answer, and out of this 54, 20 have marked the correct answer. अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है इसका। तो फॉर्मूला क्या है? आंसर्ड करेक्टली इन हाई स्कोर्स, हायर ग्रुप, तो इतना 20 माइनस लोअर में 40 अपॉन 50। अब 54 कैसे निकल के आया? हाफ टी से आर एच प्लस आर एल, 54 प्लस 54 gives you 108, हाफ किया 108 का, it will again give you 50। अब मैं इसको अगर करूंगी तो ये कितना आएगा? 20 अपॉन 54 आएगा, या फिर -20 अपॉन 54 आएगा? -20 अपॉन 24। और ये गलती मोस्टली आप लोग करते हैं, यहाँ पे यू डू इट रॉन्ग। 20 माइनस 40 20, हम माइनस को भूल जाते हैं और वही हम गलती कर देते हैं क्वेश्चन को करने में, उसके इंटरप्रिटेशन में भी वहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो -20 अपॉन 54, तो इट विल गिव यू अराउंड 0.37। बट ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव, इट विल बी अ नेगेटिव 3.7। अब पीछे जाओ, थोड़ा रिवाइंड करो। अपन ने देखा कि इसका जो ये रहता है, व्हाट डू वी से, वैल्यू, ये रहती है -1 से +1 के बीच में, -1 से शुरू होकर +1 तक जाती है। क्या आ रहा है? -0.37। क्या सही आ रहा है? क्या लग रहा है? कुछ सही आ रहा है कि कुछ तो उल्टा हो गया है? ये कुछ गलत हो गया ना, कुछ तो गलत हो गया। अब ये वाली चीज जिन्होंने क्लास को रिवाइज करी है
जिन्होंने पहले की क्लासेस रिवाइज करी है उनको बहुत अच्छे से अगर पता होगी तो इट वुड बी अ गुड थिंग, ग्रेट। इसका मतलब है ये आइटम है गेसिंग आइटम। क्या है ये गेसिंग आइटम? यस, इट इज अ गेसिंग आइटम बिकॉज माइनस में आ रहा है, बढ़ के आए थे। देन इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। इस क्वेश्चन इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इस आइटम को, इस क्वेश्चन को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो लो स्कोर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, 40 बच्चे सही कर रहे हैं, हाई स्कोर वाले 20 सही कर रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए, जो 270 ला रहा है उसको सही करनी चाहिए, वो 40 सही करे तो बात। पर यहाँ तो लो स्कोर वाले कर रहे हैं, इट मीन्स ही गैसिंग आइटम है, बच्चों ने तुक्के लगाए हैं, बच्चों ने गैस किया और उनका गैस सही हो गया, इसलिए सही हो गया। इस वजह से इस आइटम को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ये कैसे पता चला? जब हमने आइटम डिस्क्रिमिनेशन किया, जब हमने प्रिलिमिनरी टेस्टिंग की। अगर हम डायरेक्ट बना के उसको जनरल पॉपुलेशन पे लगा देते तो ये सब नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वहीं चलो इसको अपन वैसे भी देख लेते हैं अगर देखे तो। अब आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? आइडियल वैल्यू आपकी 0.50 होनी चाहिए। 0.50 है तो इट इज अ गुड डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू। बहुत अच्छा डिस्क्रिमिनेट कर रही है। आप ले वो साइड। चलो, आई होप आपको समझ में आओगे। इट इज अ वेरी स्मॉल क्लास बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ टेस्ट इंस्ट्रक्शन पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर, ऑलमोस्ट हर बार ये लोग पूछ लेते हैं ये चीज, इस वजह से इट वाज इंपॉर्टेंट टू फॉर मी टू कवर इट। चलो, थैंक यू सो मच अगेन। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो डू लाइक सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ड्राइव के अंदर आपको आपके पास क्या मिलेगा? ड्राइव फोल्डर मिल जाएगा नोट्स के लिए, जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी इसमें है टेलीग्राम में। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।